बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर से। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। कोरोना वायरस के सबब 2 माह तक बंद रहने के बाद मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए। जी हाँ, पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी सिलसिला बहाल किया गया है। ठिठुरती सर्दी में तलबा ने स्कूल का रुख किया। तकरीबन 2 माह कोरोना वबा से एहतियात के बाद मुल्क भर में आज तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा क्लासेस ले रहे हैं। असातिज़ा कहते हैं कि तलबा और तालिबात को SOPs का पाबंद बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर SOPs के साथ हम लोग एग्जामिनेशन फॉलो कर रहे हैं। कराची के तलबा स्कूल कॉलेज खुलने पर बहुत खुश हैं। लाहौर की सख्त सर्दी में तलबा स्कूल पहुँचे, मिले जुले ख्यालात का इजहार किया। मुझे बड़े पसंद आया शफकत महमूद, पहले नहीं था मैं उनको जानता, तो फिर उन्होंने दोबारा स्कूल खोल दिया, हमसे बेवफाई कर दी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। रूटीन ख़राब हो गई है। पहले तो सारी रात मतलब जागते थे, अब सुबह आँख नहीं खुल रही थी, अब इस तरह रूटीन ख़राब हो गई। ऑब्वियसली छुट्टियाँ होना तो किसी सूरत भी बेहतर नहीं थी। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न जो है कि ऑनलाइन सिस्टम को अभी तक बच्चे भी और उनकी फैमिली और पेरेंट्स दोनों अडॉप्ट नहीं कर सके। फैसलाबाद के तलबा शदीद ठंड के बावजूद खुशी खुशी स्कूल कॉलेज गए। असातिज़ा ने दरवाज़ों पर इस्तकबाल किया। हमने यानी दिल से इनको बच्चों को वेलकम किया है और आज हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारा यानी कि ये सेकंड फेज़ वाले बच्चे जो हैं वो 9th 10th के वो आ रहे हैं, 11वीं 12वीं के भी बच्चे आ रहे हैं। घर में इंटरनेट में इतना मज़ा नहीं आता जितना उस्ताद के साथ मिलकर सारा मज़ा आता है। उस्ताद और उस स्टूडेंट के साथ मिलकर इतना मज़ा आता है। और घर में वैसे भी इतनी पढ़ाई नहीं होती जितनी स्कूल में होती है, और ठंड के बावजूद आने में उस्ताद और बच्चों को पढ़ने में बहुत खुशी हो रही है। पेशावर में सख्त सर्दी के बायस तलबा की हाजिरी कम रही। 4 जमातों के तलबा से तालीमी इदारों में रौनकें लौट आई हैं। बहुत खुशी हुई, बड़े दिनों बाद हमारा स्कूल ओपन हुआ है। हमें चाहिए कि हम अपनी तालीम को जारी रखें और बिल्डअप करें अपने आप को। 1 फरवरी से पहली जमात से 8वीं जमात की पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर दी जाएगी। और स्कूल्स के खुलने के पहले ही दिन हादसा। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर निजी स्कूल की वैन उलट गई। इस हादसे में 2 बच्चे जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बायस बलोच कॉलोनी पुल पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिसे बाद में क्लियर करा लिया गया। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद की नवल यूनिवर्सिटी के बाहर तलबा एहतजाज कर रहे हैं। वजह क्या है, जानते हैं फरा रब्बानी से। फरा, बताइएगा क्या वजह है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं तलबा? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की नमल यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स का एहतजाज चल रहा है। वो कहते हैं कि जैसे पढ़ाई हमें ऑनलाइन कराएगी, इसी तरह हमारे इम्तिहानात भी ऑनलाइन लिए जाए। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस आकर इम्तिहानात लेने के खिलाफ ये हैं। कहते हैं जब पूरा सेमेस्टर हमने ऐसे ही गुजार दिया तो अब इम्तिहानात भी ऐसे लिए जाए। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं, सड़क पर मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनका यही मुतालबा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। रावलपिंडी की यूनिवर्सिटी के तलबा भी इस एहतजाज में शामिल हुए हैं और वो भी यही मुतालबा लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। वो कहते हैं कि हम सब मिलकर स्टूडेंट स्ट्रेंथ दिखाएंगे। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जिस तरह पढ़ाई ऑनलाइन करवाई है उसी तरह इम्तिहान भी ऑनलाइन ही लें। बहुत शुक्रिया फरा रब्बानी, आप इससे मुताल्लिक़ हमें बता रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा बयान, कहा नरेंद्र मोदी ने आम इंतखाबात जीतने के लिए खतरनाक फौजी मुहिम जोई की। पाकिस्तान ने भारत की घिनौनी साजिशों पर जो मौक़िफ़ अपनाया था वो सच साबित हुआ। भारतीय मीडिया और नापाक मोदी सरकार का गठजोड़ बेनकाब हो गया। आलमी बरादरी भारत को नापाक इरादों से बाज रखने के लिए इक़दामात करे। पुलवामा धमाका, बालाकोट स्ट्राइक और LOC पर जारी है। सबके सब इंतखाबात जीतने के लिए मोदी के घिनौने हरबे थे। पाकिस्तान ने भारतीय साजिशों पर जो मौक़िफ़ अपनाया वो मनोवान सच साबित हुआ। अर्नब गेट स्कैंडल ने भारत की मिट्टी पलीत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय अज़ाइम को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। वजीर आज़म ने कहा, मैंने 2019 में ही अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ये बात कही थी कि कैसे मोदी ने बालाकोट वाक़या को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करके खित्ते को बड़े बहरान से बचाया। अब खुद भारतीय मीडिया ने BJP सरकार की असलियत और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की 15 साल आलमी डिसइंफॉर्मेशन मुहिम बेनकाब कर दी। वजीर आज़म ने इस अज़्म का इयादा भी किया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम बेनकाब करते रहेंगे। उन्होंने कहा, फाशिस्ट मोदी एटमी खित्ते को तनाज़ा में धकेल सकता है। आलमी बरादरी भारत को नापाक इरादों से रोकने के लिए इक़दामात करे।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मोदी सरकार भारतीय इंटेलिजेंस और जंगजू मीडिया का नापाक गठजोड़ है और ये गठजोड़ बेनकाब हो गया है। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि भारतीय ज़हनियत खतरनाक है, भारतीय हुकूमत अपने मकासद की तकमील के लिए कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तानी मीडिया को अब जाग जाना चाहिए। घर को आग लग गई, घर के चिराग से आरएसएस, बीजेपी गवर्नमेंट का और उनके मीडिया के एक सेक्शन का आपस में जो मिलाप है वो वाजे हो गया। ये बड़ा वाजे हो गया दुनिया को कि एक गैर जिम्मेदार शख्सियत अपने सियासी मकासद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी ज़हनियत खतरनाक है। ये बड़ा खतरनाक माहौल बन रहा है। हिंदुस्तानी मीडिया उनकी हुकूमत का आलाकार है, वो उनका एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे काम कर रही है। नेशनल कम्युनिटी को नोटिस लेना चाहिए, पाकिस्तान के मीडिया को केयर अप होना चाहिए और उनको बेनकाब करना चाहिए। ये इस वक्त इतना जरूरी है। एक नई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आने वाली है कि उनको बावर कराया जाए कि जिनके साथ के नाता जोड़ना चाहते हैं उनके अज़ाइम कितने खतरनाक हैं। अर्नब गोस्वामी स्कैंडल से पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ हुर्फ बहुर्फ दुरुस्त साबित हो गया। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं हिंदुत्व सरकार, इंडियन इंटेलिजेंस और जंगजू भारतीय मीडिया का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है साबित हुआ कि भारत में शहरी हुकूक, आज़ादी, जमहूरी इक़्तिदार सब खतरे में पड़ चुके हैं। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी से मुतालिक इंकशाफात से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक, भारत का घिनौना किरदार और भौंडे हथकंडे खुलकर दुनिया के सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्विटर पैगामात में भारत को आईना भी दिखा दिया। कहा पुलवामा हमला झूठ, दगाबाजी और मोदी को इलेक्शन जितवाने की एक मकरूह चाल के सिवा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत, अफवाह साजी और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इसी मुहिम का हिस्सा करार था। स्कैंडल पर भारतीय मीडिया के चुप साधने पर चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी भी बोल पड़े। कहा भारतीय मीडिया हिंदुत्व ठग हुकूमत के साथ शरीके जुर्म बन गया है। अर्नब गेट का सोशल मीडिया पर तो तूफान उठा है, लेकिन भारतीय अखबारात में एक रिपोर्ट तक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं रिपब्लिक टीवी एंकर के खिलाफ चार्जशीट देकर मुंबई पुलिस ने मजमूम भारतीय अज़ाइम को मजीद बेनकाब कर दिया। जाली कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाकर बदनाम करना था और ये भी साबित हो चुका है कि भारत में शहरी हकूक, आज़ादियाँ, जमहूरी इक़्तिदार कुछ भी महफूज नहीं। लापरवाह हुकूमत दाखिली सियासत के लिए इलाकाई अमन तक दांव पर लगा रही है। सिंध असम्बली की नशिस्त PS52 उमरकोट पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। एक पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और GDA के उम्मीदवारों के हामी आमने सामने आ गए हैं। समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली से मजीद जानते हैं। जी इम्तियाज़, अपडेट कीजिए, अभी पोलिंग जारी है? जी बिल्कुल, उमरकोट में खाली नशिस्त जो है PS52 पर जो है वो पोलिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो है रामा पीर चौक है, चौक के करीब गणेश स्कूल है। गणेश स्कूल में कायम जो है लेडीज़ पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है पीपल्स पार्टी और जो है GDA के उम्मीदवारों के हामी जो है एक दूसरे के आमने सामने हो गए और एक दूसरे को धक्कम पहल भी की। तो उनसे हमारी बात हुई है तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जियाले जो हैं उनने इल्ज़ाम आयद किया है GDA के हामी जो उम्मीदवार हैं उनके हामियों पर कि ये धांधली में जो है वो मुलवस हैं, अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि जो है अपनी लेडीज़ को जो है दो मरतबा जो है वो वोट कास्ट करवाया जा रहा है। इस सिलसिले में वहाँ पर जैसे ये इतला मिली तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौरी तौर पर एक्शन लिया गया और वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहाँ पर जो है पहुँचना शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों जो कारकुनान हैं एक दूसरे से जो है ना वो अलग हो गए हैं। जी ठीक है, इम्तियाज़ अली अपडेट करें, आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ कराची के इलाके मलीर में अपना झंडा गाड़ने के लिए मैदान में आ गई है। PS88 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए रैली निकाली गई है। रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को सिंध की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया है। जमजम सईद की रिपोर्ट देखिए। PS88 के इंतखाबी दफ्तर में तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी माहौल बना दिया। मलीर से पीपल्स पार्टी का सफाया करने की दौड़ में PTI रहनुमाओं ने जियाली हुकूमत पर इल्जामात की बारिश कर दी। जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी आज रिजेक्टेड हो चुकी है। बिलावल जरदारी बड़ी बड़ी बातें करते हो, PDM के अंदर जाकर अब हिसाब देना पड़ेगा आपको। ये वक्त आ गया कि हम सिंध के लोगों को जगाएं, हम लोगों को बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के लोगों की कितनी बड़ी दुश्मन है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कारकुनान के हमरा PS88 मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में रैली निकाली। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ जमजम सईद, सामा, कराची।
हमारी सही गिनती करो मर्दमशुमारी के फैसले के खिलाफ पाक से ज़मीन पार्टी ने शराय फैसल नर्सरी से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। काबीना का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं कराची की आबादी 3 करोड़ है, अगर सही मर्दमशुमारी हो गई तो सिंध से पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी को रॉ का एजेंट करार दे दिया। अपने आप को गिनवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगर तुम हमें सही गिन नहीं सकते तो हमें एक एक गोली मारो, हमारी जान ले लो। अगर तुमने ये फैसला वापस नहीं लिया तो फिर कराची के ये सारे लोग हुक्मरानों को ढूंढ कर अपने आप को गिनवाएंगे। हुक्मरानों, पहली फुर्सत में यू टर्न लो और इस कैबिनेट के फैसले को रद्द करो, इसको मुतनाज़ा रहने दो। फिर हम खामोशी से अमन से रैली ये प्रेस क्लब पर लेकर नहीं आएंगे। हम जहाँ से आए हैं उसी इलाके में बैठ जाएंगे अपनी आखिरी सांसों तक, फिर कराची बंद होगा। अगर ये जाली मर्दमशुमारी सही हो गई तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा हमेशा के लिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। लेकिन ये अभी पब्लिक कर दिया गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी आपके साथ एक टाइम लाइन शेयर करना चाहता हूँ कि ताकि मुख्तसरन आपको बता सकूँ कि ब्रॉडशीट और ये एसेट रिकवरी वाला जो था 2000 से लेके 2020 जहाँ पे हम बैठे 21 में, ये पूरी टाइम लाइन कुछ डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि उससे जो भी हमारी गुफ्तगू होती है उसमें कॉन्टेक्स्ट वाज़े हो सके। सबसे पहले ये मुआहदा होता है सन 2000 में, 28 जून 2000 में ये एसेट रिकवरी एग्रीमेंट होता है नैब और ब्रॉडशीट के माबैन एसेट रिकवर करने के लिए। डेट है जून 2000। जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में उस वक्त। इसके साथ साथ एक और मुआहदा भी हुआ जुलाई 2000 में, वो एक और एजेंसी थी जिसका नाम था IAR इंटरनेशनल एसेट रिकवरी। तो ये 2 मुआहदे हुए, एक जून 2000 में हुआ, दूसरा जुलाई 2000 में हुआ। दिसंबर 2000 में, यह अब एक दूसरी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत से डील करके सरूर पैलेस सऊदी अरेबिया चले गए। ये दिसंबर 2000 में हुआ था। उसके बाद ये मुआहदा चलता रहा इनका एसेट रिकवरी का, जो उनको टारगेट दिए गए थे। जब आपके पास ये डिसीजन आएगी तो 200 उसके अंदर सारे लोग मौजूद हैं उनके अंदर। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट डेट है 28 अक्टूबर 2003। अक्टूबर 2003 में ब्रॉडशीट के साथ ये मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान ने यानी कि नैब ने मनसूख कर दिया कि हम आपके साथ इस मुआहदे को फर्दर परसू नहीं करना चाहते। उसके बाद अगली डेट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने आर्बिट्रेशन उस वक्त भी इसी 2 कंपनियों ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ 2007 से नोटिस दे दिया कि जी आप मुआहदे की खिलाफवर्जी में हैं, हमारे आपके ज़िम्मे इतने पैसे वाजिब लगा रखते हैं। उस वक्त उनके साथ एक सेटलमेंट एग्रीमेंट किया गया। पहला सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है जनवरी 2008 में IAR के साथ, ये एसेट रिकवरी ग्रुप था। उनको $2.25 मिलियन की अदायगी की जाती है उस सेटलमेंट मुआहदे के तहत, और वो मुआहदा इंटैक्ट है अपनी जगह, वो सेटलमेंट हो चुकी है। $2.25 मिलियन, $2.25 मिलियन। 20 मई 2008 एक सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन होता है ब्रॉडशीट के साथ, जिसके तहत उनके तमाम जो मुआहदा है उसके तहत $1.5 मिलियन की उनको अदायगी की जाती है। 1.5 मिलियन। ये 20 मई 2008 को। यहाँ पे मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए वादे कर दूँ, 25 मार्च 2008 से गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे और उनकी काबीना इन प्लेस थी। उसके बाद अगली डेट है अक्टूबर 2009 की। इस मुआहदे होने के तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल बाद ब्रॉडशीट दोबारा नोटिस देती है हुकूमत पाकिस्तान को कि आपके ज़िम्मे हमारे पैसे हैं, वाजिब अदा हैं।
تو وہاں سے 2009 سے دوبارہ پروسیڈنگز کا آغاز ہوتا ہے آربیٹریشن کے ایوارڈ کے لیے 2009 سے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. پہلے جب ادائیگی بھی کی سیٹلمنٹ کی تو گیلانی صاحب کی گورنمنٹ کی. 2009 میں دوبارہ نیا نوٹس آتا ہے اور پھر یہ پروسیڈنگز کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ پروسیڈنگز چلتی ہیں اور یہ کلکولیٹ ہوتی ہیں آ کے جنوری 2016 میں. براڈ شیٹ کے ساتھ جو پوری آپ کی لیکویڈیشن کی پروسیڈنگز چلی وہ لائبلٹی کی ہیئرنگ ہوتی ہے, جو فائنل ہیئرنگ ہوتی ہے لائبلٹی کے لیے آربیٹریشن کے سامنے, جہاں دونوں پارٹیوں کے وکلا جاتے ہیں, وہ دنوں کی ہوتی ہے. اس کے اوپر تمام ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے, تمام دلائل دیے جاتے ہیں. وہ ڈیٹ ہے جنوری 2016 کی. لنڈن میں یہ ہوتی ہے اور اس وقت کے وزیر اعظم میں کانٹیکسٹ کے لیے لازمی بتاتا چلوں کہ کون سے دور میں کیا ہوا. نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے. اس کے بعد اگلی ڈیٹ ہے 5 اگست 2016 کو لائبلٹی ایوارڈ ہو جاتا ہے پاکستانی حکومت کے خلاف, اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے. اگلی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے کیونکہ جب لائبلٹی آپ کی ڈٹرمن ہوگی اور اس ایوارڈ میں آ جاتا ہے, جو میں نے آپ کو یہ شیئر کیا, اس ایوارڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ لائبلٹی بنتی ہے حکومت پاکستان کی اور ان کے براڈ شیٹ کے پیسے آپ نے دینے ہیں. کوانٹم ہے کہ آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں وہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی ایویڈنس دیا جاتا ہے. وہ پروسیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے, وہ 2 سال پروسیڈنگز چلتی ہیں اور اگست 2016 کو جا کے اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے, اور وہ ہیئرنگ کے بعد 1 ماہ بعد اس کی جولائی 2018 میں ڈیسیژن بھی آ جاتا ہے کہ جی یہ اس کی ایوارڈ ہے. اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی تھی. ہماری حکومت آتی ہے اگست 2018 میں. اپیل کے اوپر ہیئرنگ ہوتی ہے. اچھا, جو اپیل ہے وہ ہمارے 2019 میں ہوتی ہے, جولائی 2019 میں اپیل ہوتی ہے, جو ہائی کورٹ میں ہم اپیل کرتے ہیں, اور اس کا ڈیسیژن وہ شارٹ اپیل ہوتی ہے. اس کا ڈیسیژن میں ہمارے خلاف آتا ہے, براڈ شیٹ کے حق میں آتا ہے. جون 2020 میں انٹرم تھرڈ پارٹی ڈیٹ آرڈر لیتا ہے براڈ شیٹ کے پاکستان میں چونکہ میرے پیسے وہ دینے ہیں, یہ ایوارڈ بھی آ چکا ہے, اس لیے پاکستان کے جہاں بھی کوئی ایسٹس ہوں یا اس کے اندر انٹرسٹ ہو اس کے اوپر ایک انٹرم آرڈر ہوتا ہے, ایک ضمنی آرڈر آ جاتا ہے, جس میں وہ ایون فریڈ اپارٹمنٹس کے اوپر بھی لیتا ہے اور ایک بینک اکاؤنٹ کے اوپر بھی لیتا ہے. 31 دسمبر 2020 کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے براڈ شیٹ کو جو اس کو ایوارڈ ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ انٹرم آرڈرز وہ ودرا کر لیتا ہے. یہاں یہ کلیئرٹی بڑی ضروری ہے کہ بار بار کہا گیا کہ کوئی کیس جیت گیا کوئی ہار گیا. جب اس کو پیمنٹ ہو جاتی ہے اس کی ڈیٹ کی تو وہ جو انٹرم آرڈر ہے اور جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس باقی جگہوں کے اوپر ہے وہ ودرا ہو جاتا ہے. اچھا, یہ تو ٹائم لائن تھی جی, امپورٹنٹ ہوگی. اب اصل میں دیکھیے یہ ڈیسیژنز آپ کے پاس ہیں, اس کو خود پڑھیے گا, آپ اس کو خود فیصلہ کرتے ہیں. ہم آپ کو نہیں بتاتے, نہ ہی آپ کو یہ کہا جاتا ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں آپ کے گوشے گزار کرنا بڑی ضروری ہیں. براڈ شیٹ والا جو معاملہ اس وقت منظر عام پہ آیا ہے اور اس کے اوپر جتنی اس وقت بحث ہو رہی ہے, ان تمام فیصلوں کو اور اس ٹائم لائن کو سب سامنے رکھیں گے اور کوانٹم کو سامنے رکھیں گے تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ماضی کی ڈیلز اور این آر اوز کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے جو آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ میری رائے نہیں ہے, یہ ججمنٹس کہہ رہی ہیں, یہ آرڈرز کہہ رہے ہیں. اس کے اندر جو کوانٹم کی پروسیڈنگز ہیں وہ یہ چیز کہہ رہی ہے. اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ میں ابھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں, وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ جو این آر او جو سیٹلمنٹس ہوئی اس کے نتیجے میں خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے, کیونکہ یہ خمیازہ آپ کے ہی ٹیکس کے پیسوں میں سے دینا پڑ رہا ہے براڈ شیٹ کو, حکومت پاکستان کو. اب جو اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے کہی, جو مین چیزیں تھیں آپ کی, وہ ہے سب سے پہلے تو کس مد میں آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے, کس لیے. یہ اس کا صفحہ نمبر 63 ہے جو اس کی کوانٹم کی ججمنٹ کا ہے 2018 والی ہے. اس کے اندر جو کانٹریکچوئل ڈیمیجز آپ کو ایوارڈ ہوئے ہیں, یہ اس کا ایک پیج ہے, تصویر ہے 63 پیج کے اوپر, پوری اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے
कि किसकी मद में कितने पैसे हुकूमत पाकिस्तान को अदा करने पड़ रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए सुनना। आपको बताएं कि मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका यही कहना है कि नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान जून 2000 में मुआहिदा हुआ था। साथ साथ उन्होंने कहा कि लायबिलिटी और क्वांटम की रिपोर्ट पब्लिक कर रहे हैं। आगे बढ़े इलेक्शन कमीशन के सामने कल का एहतजाज कामयाब बनाने का मिशन। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी की इस्लामाबाद में अहम बैठक जारी है। मरियम नवाज भी शरीक है। मजीद जानते इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान खान, इस अहम बैठक के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में शुरू हो चुका है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के वफ्द की सरबराही जो है वो मरियम नवाज़ कर रही है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ और बाकी दीगर जमातों के जो कायदीन हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। बुनियादी एजेंडा वन पॉइंट है कि कल जो पीडीएम की कायदीन का एक एहतजाजी मुजाहरा किया जाना है इलेक्शन कमीशन के बाहर, उस हवाले से हिकमत अमली तय की जा रही है कि किस तरीके से लोगों को और कारकुनों को इकट्ठा करके इलेक्शन कमीशन के बाहर तक पहुँचाया जाएगा। तमाम अमूर के ऊपर जो है वो मशावरत की जा रही है और उसके बाद की हिकमत अमली क्या होगी, किस किस्म का प्रेशर जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाला जाएगा, इन तमाम मामलात के ऊपर बातचीत जारी है। और अब से कुछ देर पहले इजलास शुरू हुआ और जब इजलास खत्म होगा तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया से बात भी की जाएगी। मरियम नवाज जब पहुंची थी उनसे बात, और जब इजलास खत्म होगा तो बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से बताया जाएगा। अपडेट करें उस्मान खान, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं पीटीएम को कल एहतजाज के लिए फ्री हैंड दे दिया, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले को ही कानून भी हाथ में लेगा। दाखिला शेख रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, कल पीडीएम के खिलाड़ी इलेक्शन कमीशन के सामने आ रहे हैं, इस्लामाबाद में एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, क्या कहते हैं कितनी गैदरिंग इकट्ठी कर सकती है पीडीएम? गैदरिंग का तो मुझे पता नहीं, हमने उनको फ्री हैंड दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और उनको ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा और तीनों पार्टियों की वहाँ केस लगा हुआ है, ये नहीं कि एक पार्टी का केस लगा हुआ है। और हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं, ता वक्त है कि वो कानून को हाथ लेंगे। अगर वो कानून को हाथ लेंगे तो कानून भी उनको हाथ में लेगा, वरना कोई हमारी तरफ से फ्री हैंड। पीपल्स पार्टी का कोई इतना रोल नज़र नहीं आ रहा, पिंडी के अंदर भी पीपल्स पार्टी ना होने के बराबर है। मरियम है और मौलाना साहब बाहर से कुछ लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं, तो ख़तरा है? कोई ख़तरा नहीं है, इंशाअल्लाह ताला कोई ख़तरा नहीं है और ये उनका कानूनी हक भी है। हम कोई कंटेनर या कोई चीज़ रुकावट नहीं खड़ी कर रहे और हालांकि रास्ते में कई हसास बिल्डिंग्स हैं, इसके बावजूद उनको फ्री हैंड। फ्री हैंड होगा, कोई कंटेनर वगैरह कोई कंटेनर नहीं है, कोई उस बिल्डिंग को सिक्योर करें तो करें जो अंदर इलेक्शन कमीशन की है, बाकी कोई रुकावट नहीं। शेख रशीद की बात आपने सुनी। पीडीएम का 9 फरवरी को हैदराबाद में जलसे का ऐलान, पीपल्स पार्टी जलसे की मेजबानी करेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं संजय साधवानी से। जी संजय, क्या खबरें सामने आ रही हैं इस जलसे के हवाले से? जी बिल्कुल, अपोजिशन की वजीर आजम को इस्तीफा देने की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी एहतियाजी तहरीक जारी रखने का फैसला किया है। नई हिकमत अमली जब बनेगी तब देखी जाएगी, तब तक जलसे जारी हों। पीडीएम का 9 फरवरी को हैदराबाद में जलसा होगा, पीपल्स पार्टी इस जलसे की मेजबानी करेगी। पीडीएम की मरकजी क़यादत जलसे में शरीक होगी, जलसे की शरकत से खिताब भी किया जाएगा। ठीक है, पीडीएम की मरकजी क़यादत इस जलसे में शरीक होगी। संजय, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा। वेलकम बैक। आपको ये बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने बिजली की कीमत में मुमकिना इजाफे की तस्दीक कर दी। कहते हैं जब IMF का कर्ज प्रोग्राम चल रहा है तो ऐसे कड़वे घूंट पीना ही पड़ेंगे। समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से गुफ्तगू में ये भी कहा कि गुज़िश्ता बरस गर्मियों में होने वाले पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 14 दिसंबर को सर पेट्रोल बहरान के हवाले से रिपोर्ट आई थी जिसमें ओगरा समेत मुख्तलिफ इदारों पर ब्लेम दिया गया। 4 दिन के अंदर आप ही ने इसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मजीद जो असद उमर की सरबराही में कमेटी बनाई गई है वो अपनी सिफारिशात पेश करेगी। सिफारिशात तैयार हो गई हैं कमेटी की? इंशाल्लाह इस आने वाली कैबिनेट में उसका जो है पेश की जाएगी और उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। सिफारिशात बिल्कुल तकरीबन मुकम्मल हैं। जिन इदारों को या अफराद को जिम्मेदार ठहराया गया इस बहरान का, तो उनके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि किसी वजह से एक मसला पैदा हुआ है तो उसका कोई ना कोई जिम्मेदार होता है और वो जो जिम्मेदारी है वो ज़ाहिर है उस पर आयद होती है। खबरें आ रही हैं कि 2 रुपए तक इजाफा होगा बिजली की कीमत में, क्या कहेंगे, कितना बिजली महंगी होने जा रही? जो बिजली के मुआहदे हमने किए हैं माजी में और हमें दूसरी तरफ IMF का भी प्रोग्राम चल रहा हो
तो जाहिर है कि हमें ये कड़वे घूंट तो पीने पड़ेंगे जो कि माजी में नहीं पिए गए और उनको कालीन के नीचे डाला गया, जिसकी वजह से हमारा ये सर्कुलर डेट का मसला, फिर जो फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट, कैपेसिटी पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हुकूमत पाकिस्तान इन्होंने मायदा किया था, तो इसको हम बदल भी नहीं सकते हैं। तो हम फिर भी हमने कोशिश की है कि जितने भी ये IPPs हैं उनके साथ नेगोशिएशन करें, और नेगोशिएशन हुई भी है, उसमें भी इंशाल्लाह कुछ हमें रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। माजी में तो टैरिफ इंक्रीज़ थी, वो वक्त पे होती नहीं थी क्योंकि हुकूमत पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं लेना चाहती थी। अब हम जो है तो पॉलिटिकल कॉस्ट ले रहे हैं, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए ले रहे हैं, क्योंकि हम हुकूमत को नहीं मुल्क को बचाने की कोशिश में। नहीं, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।